नमस्कार, मैं शक्तिराज। वेलकम टू मना टीवी। तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रिलिमिनरी एग्जाम्स जो कि गुरुकुला महाविद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती हेतु की जाने वाली है, उसके संदर्भ में जो प्रथमतः परीक्षा ली जाने वाली है, उस कार्यक्रम में यानी गुरुकुला दिशा निर्देशन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी को पता है, इस प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसमें कुल 3 विषय विभाजित किया गया है, जिसका हम अगर अंकों का प्रतिशत देखें तो पहला जो भाग है सामान्य अध्ययन का, जिसे हम अंग्रेजी में जनरल स्टडीज कहते हैं, इसे 50 अंक निर्धारित किए गए हैं, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। और दूसरा जो भाग है सामान्य क्षमताएं, जिसे जनरल एबिलिटी के नाम से हम लोग जानते हैं, इसे भी 50 अंक निर्धारित किए गए हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। और अंतिम जो भाग है अंग्रेजी विषय में बेसिक प्रवीणता यानी बेसिक प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। तो इन तीनों विभागों से आपको कुल 150 प्रश्न आएंगे। आपको समय हो दिया जाएगा 150 मिनट यानी 2.5 घंटा, और इसके अंक होंगे एक प्रश्न के लिए 1 अंक यानी 150 अंक। इस प्रकार उक्त पाठ्यक्रम में जो 3 भाग है, उसमें जो पहला भाग आता है जनरल स्टडीज का, ये काफी महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसमें जो 8 उपभाग है वो इस प्रकार है। पहला है सामयिकी, जिसे हम करंट अफेयर्स के नाम से जानते हैं। इसमें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रश्न या फिर परिवर्तन जो चालू बर्निंग टॉपिक्स है उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा भाग आता है भारतीय संविधान का। इसमें भारतीय राजनीति प्रणाली, शासन एवं सार्वजनिक नीति के भाग आ सकते हैं। सामाजिक बहिष्कार, ये तीसरा मुद्दा है। इसमें लिंग, जाति, जनजाति, विकलांगता आदि जैसे अधिकारों के मुद्दे पर सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथा भाग आता है सामाजिक संस्कृति, सभ्यता और उसकी परंपरा, साहित्य और कला, भारत और तेलंगाना के विशेष संदर्भ में। हालांकि ये जो विषय है थोड़ा सा हमें ब्रॉड फील्ड में लेकर जाएगा, क्योंकि भारत और तेलंगाना के विशेष संदर्भ में इसको हमें पढ़ना है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान और तंत्रज्ञान के क्षेत्र में भारत ने कितनी उपलब्धियां की है, कौन कौन सी उपलब्धियां की है, इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। छठवां भाग है पर्यावरणीय मुद्दे। इसमें आपदा प्रबंधन, राहत कार्य निवारण संबंधी जो रणनीतियां बनाई जाती हैं वह, और सतत विकास की जो बातें हैं इस संदर्भ में पूछे जाएंगे। और सातवां है आर्थिक और सामाजिक विकास। यह भी भारत और तेलंगाना के विशेष संदर्भ में लिया जाएगा। इस पहले भाग में जो अंतिम पड़ाव है, अंतिम भाग जो है वो भाग तेलंगाना का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इतिहास, विशेष रूप से तेलंगाना का राज्य को, तेलंगाना के लिए जो राज्य का दर्जा दिया जाने वाला था उसके लिए जो चलाए गए आंदोलन थे, उन सभी का जो है इसमें विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। और जो दूसरा भाग है इस पाठ्यक्रम में, प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो दूसरा विभाग आता है, उसमें सामान्य क्षमताओं संबंधी भाग है। इसमें विश्लेषणात्मक क्षमता, तार्किक विचार और डेटा व्याख्या, नैतिक मूल्य और शिक्षा में व्यावसायिक आचार नीति, और अंतिम है शिक्षण योग्यता, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित भाग है। और तीसरा जो भाग आता है वो अंग्रेजी के माध्यम से आता है। ये सभी को अनिवार्य रूप से लिखना ही है। तो इसमें जो है उपपद यानी आर्टिकल्स, काल, शब्द, मुहावरे, ये सब व्याकरणिक भाग जो है इसमें महाविद्यालय स्तर पर आते ही, इसका स्टैंडर्ड जो है थोड़ा सा स्कूली लेवल का ही होगा। तो इस प्रकार जो है हम इसके संबंध में, सिलेबस के संबंध में हम लोग देख सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम पहले भाग के अंतर्गत जो 8वां उपभाग है, तेलंगाना का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास का, विशेष रूप से तेलंगाना को राज्य दर्जा देने के लिए चलाए गए आंदोलन एवं तेलंगाना राज्य का गठन आदि, इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं श्री गादी सत्यनारायण सर जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार। तो हम सबसे पहले इसके सोपानों से होते हुए चलते हैं। इस विभाग में परीक्षार्थियों को कौन कौन से पहलुओं पर ध्यान देकर पढ़ाए जाने की आप सलाह छात्रों को देना चाहेंगे? ये नया राज्य जी तेलंगाना बनने के बाद जी जो प्रशासन के रूप में सरकार चल रही है, जी तो ये सरकार सभी क्षेत्रों में, जैसे आप सामाजिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक या शिक्षा, सारे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। और इसलिए उन क्षेत्रों से संबंधित विषयों को इस
परीक्षा में चयन किया गया और जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स चल रहे हैं और ये रोजगार के लिए नोटिफिकेशंस आने वाले हैं, तो सारे नोटिफिकेशंस में ये तेलंगाना के विविध क्षेत्रों से संबंधित इस प्रकार के विषय रखे गए हैं। इसलिए परीक्षार्थी जरूर इस तरह के जो भी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अभी अभी ये गुरुकुला का प्रिलिमिनरी एग्जाम जो हाल ही में हो गया, तो उसमें ये तेलंगाना से संबंधित कई प्रश्न पूछे गए हैं। तो इससे पहले जो भी सब इंस्पेक्टर एग्जाम्स हुए हैं या पुलिस कांस्टेबल के हुए हैं और उससे पहले इंजीनियरिंग से संबंधित जो प्रिलिमिनरी या जनरल साइंस जनरल स्टडीज से संबंधित जो भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें ये तेलंगाना से संबंधित इन चीजों को ज्यादा ध्यान दिया। हाँ जी, तो इस तरह ये हिंदी से संबंधित प्रतिभागी भी और इन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देना अत्यंत उचित है। बिल्कुल सही। तो इस संदर्भ में मैं एक बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये तेलुगु बहुल राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है तेलुगु मुख्यतः है और जो छात्र हिंदी माध्यम से प्रश्न पूछे जाए मतलब परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके सामने सबसे बड़ी एक समस्या यह आती है कि उन्हें जो पढ़ाई करने के लिए जो पाठ्यक्रम होता है जिसे हम लोग स्टडी मटेरियल कहते हैं वो उन्हें मतलब जितना तेलुगु और अंग्रेजी में प्राप्त होता है उपलब्ध होता है उतने हिंदी में जो है बिल्कुल न के बराबर हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसी सुविधा में मतलब ऐसी इस संकट की घड़ी में मैं कहना कहूँगा तो छात्र किस पद्धति का अवलंबन करे, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, हाँ आप जो बात कही है बिल्कुल सही है, क्योंकि हम हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं इसलिए हिंदी से जुड़े जो भी परीक्षार्थी हैं तो उनकी मातृभाषा तेलुगु ही है और हमारे इस दक्षिण भारत में हिंदी से संबंधित इस प्रकार की परीक्षार्थियों के लिए सामग्री मिलना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर ही समझना चाहिए। अगर आप बाहर देखेंगे तो तेलुगु भाषा में और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध सामग्री काफी मिल सकते हैं। तो इसलिए अभी समय बहुत कम है। सबसे पहले सभी परीक्षार्थियों के लिए अंग्रेजी माध्यम दिया गया है, बाद में इसको भाषाओं से संबंधित जो भी परीक्षार्थी हैं तो उनके लिए उनकी भाषा में परीक्षा देने के लिए दिया गया है। इसलिए हिंदी अध्यापकों के लिए हिंदी भाषा में, तेलुगु वालों के लिए तेलुगु इस प्रकार दिया गया है। तो हिंदी माध्यम में जो भी परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए अभी मातृभाषा में जो भी किताबें मिलेंगे और अंग्रेजी में मिलेंगे तो उन किताबों पर ध्यान देते हुए पारिभाषिक शब्दावलियों को पकड़ना चाहिए। जैसे अगर हम ये इतिहास से संबंधित पढ़ेंगे या अन्य विषयों से संबंधित जो भी हम लोग पढ़ेंगे तो बराबर हिंदी में जो पारिभाषिक शब्द है उनको पकड़ना है। जैसे कमीशन के लिए आयोग और इस तरह का ये एक्ट के लिए कानून तेलुगु में जैसे चट्टम कहते हैं इसको, इस प्रकार हाई कोर्ट के लिए उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के लिए उच्चतम न्यायालय और निवेदिका जैसे तेलुगु में शब्द के लिए बराबर हिंदी में अर्थ है प्रतिवेदन या अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट ऐसा लेते हैं। तो इस तरह की चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया तो वो काफी अच्छा है। तो सर का मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो सामग्री आपके साथ आपके पास सामने उपलब्ध है उसे पढ़ते हुए जो हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली है उसे भी अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपकी पढ़ाई तो होगी ही होगी, साथ साथ आपके शब्द भंडार में भी वृद्धि होगी, ऐसा सर का कहना है। तो आइए अब हम तेलंगाना आंदोलन और उससे जुड़ी तमाम बातों की सविस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। जी, आज जो विषय हम चर्चा कर रहे हैं तेलंगाना आंदोलन से संबंधित है। ये तेलंगाना आंदोलन के बारे में चर्चा करने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत ये तेलंगाना शब्द से संबंधित उसकी जो पृष्ठभूमि शाब्दिक अर्थ उसके बारे में थोड़ा परिचय लिया तो परीक्षार्थियों के भी काफी अच्छा है। तो ये तेलंगाना शब्द जो है त्रिलिंग शब्द मानते हैं ज्यादा लोग। उसके बाद त्रिलिंग 3 तरह के प्रदेश हैं, जैसे श्रीशैलम, द्राक्षारामम, ये कालेश्वरम, ये 3 जो हैं 3 टेम्पल से संबंधित क्षेत्र हैं। तो तीनों के बीच में जो क्षेत्र है, जो प्रांत है, तो उसको हम
ये त्रिलिंग देश कहते हैं। तो ये त्रिलिंग देश शब्द जो है सामान्य जनमानस की भाषा में बदलने के बाद तेलंगाना शब्द आया। अच्छा। तो इस प्रकार ये तेलंगाना शब्द जो है अभी प्रचलित है। और ये तेलंगाना से संबंधित प्रस्ताव भी आपको वायु पुराण में भी मिलेंगे, उसके साथ रामायण या इतिहासकार आमिर खुसरो, इस प्रकार के इतिहासकारों के जो भी ग्रंथ हमको उपलब्ध हैं, रचनाएं उपलब्ध हैं, उन रचनाओं में ये तेलंगाना के बारे में प्रस्ताव है। तो अभी नेक्स्ट हम अगर ये तेलंगाना से संबंधित आंदोलन के विषय में चर्चा करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने कुछ मुख्य अंश हैं जी। तो उनको हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, उस पर ध्यान आकर्षित करेंगे। हमारा तेलंगाना आंदोलन से संबंधित दो मुख्य चरण हमको पाए जाते हैं जी। एक चरण है प्रथम चरण या पड़ाव कहते हैं उसको, उसके बाद द्वितीय चरण या पड़ाव कहते हैं, जैसे तो तोली दशा मली दशा, जैसे तेलुगु में इसको तोली दशा कहते हैं। उसके बाद तेलंगाना अलग से राज्य बनने के बाद उससे पहले जो है वो द्वितीय चरण या द्वितीय पड़ाव कहते हैं। तो इस संदर्भ में हम ये चर्चा करते हैं कि प्रथम चरण क्या है या प्रथम पड़ाव क्या है। इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। ये तेलंगाना राज्य अलग बनने के लिए कई कारण हैं। जैसे अंग्रेजी जमाने से कई क्षेत्रों में सामाजिक रूप से या इसमें जनता से संबंधित कई प्रकार के फैसिलिटीज के संदर्भ में लोग झेलते रहे और उस समय से ये अलग से राज्य बनने के लिए प्रस्ताव रखे हैं। सो उसके बाद जैसे जैसे ये निज़ाम गवर्नमेंट या निज़ाम शासन अंत होने के बाद, जैसे 1947 में हम आज़ाद हुए, उसके बाद जो गवर्नमेंट आया, गवर्नमेंट आने के बाद 1952 में आंध्र राज्य की स्थापना किया गया है जी। उसके बाद 1953 में नेहरू जी ने दिसंबर 22 को ये आंध्र प्रदेश के नाम से ये एक अलग राज्य बनाने के लिए प्रस्ताव रखे हैं। इसके लिए एक आयोग की नियुक्ति की गई है। इस आयोग में सैयद फजल अली जी अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद इसमें अन्य सदस्य भी हैं, HN कुंजुडू और उसके साथ इनके साथ KM फणिक्कर जी आदि इसमें सदस्य रहे हैं। तो ये इसके बाद ये कमेटी जो है कई समस्याओं को और सामने लिए और इन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रस्ताव रखे हैं। लेकिन इसमें कुछ KV रंगारेड्डी और मर्री चन्नारेड्डी जैसे कुछ तेलंगाना से संबंधित जो भी नेता हैं, वे लोग अलग से तेलंगाना राज्य बनाने के लिए प्रस्ताव रखे हैं। बाकी अन्य नेता लोग विशालांध्र बनाने के लिए प्रयास करते रहे। उसके बाद ये 1955 में एक आयोग बनाया गया है। सितंबर 30 को ये लोग अपना प्रतिवेदन समर्पित किए हैं। समर्पित करने के बाद उसके अनुसार जो प्रतिवेदन है उसके अनुसार ये लोग 1956 फरवरी 20 तारीख को एक आयोग बनाया गया है। इस आयोग में कुल 8 सदस्य होंगे। ये 8 सदस्य 4 तेलंगाना राज्य से होंगे और 4 नेता आंध्र प्रदेश से होंगे। तो जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री बूरगुला रामकृष्ण राव हैं, उसके साथ उनकी मंत्रिमंडल में कोंडा वेंकटरंगारेड्डी और मर्री चन्नारेड्डी और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो हैं JV नरसिंह राव, ये 4 लोग इसमें तेलंगाना प्रांत से या तेलंगाना प्रदेश से उस आयोग में रखे हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश से फिर 4 सदस्य रहे हैं। इसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी हैं। उनकी मंत्रिमंडल के 2 अन्य सदस्य जैसे नीलम संजीव रेड्डी, गौतु लच्छन्ना और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अल्लूरी सत्यनारायण राजू, इस प्रकार के 3 लोगों को
इसमें शामिल किया गया है। तो इस प्रकार इस आयोग को सज्जनों का समझौता कहते हैं। यह सज्जनों का समझौता को अंग्रेजी में सज्जनों का समझौता कहते हैं। इसमें 14 अंश हैं। जिसे हम तेलुगु में जेंटलमैन, पेद्द मनुषुల ఒప్పందం तेलुगु में कहते हैं, अंग्रेजी में इसको जेंटलमैन्स ट्रीटी कहते हैं। इसमें 14 अंश को जोड़ दिया गया है। इन 14 अंशों को लेकर जो तेलंगाना मांग या तेलंगाना अलग से राज्य बनाने के लिए कहा गया है या मांग करते रहे नेता लोग, इनके जो ये प्रस्ताव है इसको दबाव रखने के लिए इन 14 अंशों को सामने लाएं। उन अंशों को हम लोग आपके सामने कुछ अंश को प्रस्तुत करूंगा। ये पहला अंश है सज्जनों का समझौता के 14 मुख्य अंश या बिंदु। इनमें पहला अंश है तेलंगाना का आय तेलंगाना के विकास के लिए खर्च किया जाएगा और बचे हुए ये जो भी राशि है, ये बचे हुए राशि को तेलंगाना में ही खर्च किया जाएगा। इससे तात्पर्य है इससे पहले जो ये तेलंगाना अलग से राज्य बनाने से पहले जो भी तेलंगाना में आय मिलता था वो आय में से ज़्यादातर प्रतिशत आंध्र प्रदेश के लिए चला जाता था और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए खर्च किया जाता था। तो इससे विरोध करके तेलंगाना राज्य के जो जितने भी नेता थे, ये नेता लोग इसके विरुद्ध में आंदोलन चलाए। ये पहला अंश है। उसके बाद दूसरा अंश देखिए, शिक्षा के केंद्रों में तेलंगाना वासियों को महत्व देते हुए 1/3 प्रतिशत स्थान दिए जाएंगे। और ये तेलंगाना प्रदेश में या तेलंगाना प्रांत में जो भी क्षेत्र है, इसमें जितने भी शिक्षा के केंद्र है, शिक्षा के केंद्रों में ज़्यादा प्रतिशत आंध्रा के व्यक्ति या आंध्रा से संबंधित जितने भी वासी हैं वे लोग ये यहाँ के और ये तेलंगाना क्षेत्र में पढ़ने लगे। इसको विरोध करते हुए ये लोग मांग रखें, इसलिए 1/3 शिक्षा के केंद्रों में जो भी सीट्स होते हैं, जो भी मौका मिलना चाहिए तेलंगाना के छात्रों को या विद्यार्थियों को, वो मिलना है। उसके बाद हम अगला बिंदु पर ध्यान देंगे। तो मुल्क के नियमों का पालन करते हुए जनसंख्या के आधार पर रोजगार में नियुक्त करना चाहिए। हम यहाँ एक शब्द को समझना चाहिए, मुल्क के नियम क्या हैं। ये मुल्क के नियम ये है, निज़ाम प्रशासन के समय में जो निज़ाम राजा था, तो उन्होंने 1919 में मतलब 1919 में एक फरमाना जारी किए। फरमाना मतलब कानून। ये कानून के अनुसार क्या है, जो तेलंगाना क्षेत्र में पैदा होकर 15 साल तक यहाँ रहे और यहाँ अपना जीवन जी रहे हैं, उन लोगों को इस शिक्षा के क्षेत्रों में या रोजगार के क्षेत्र में ज़्यादा महत्व देना चाहिए। तो तेलंगाना में जितने भी रोजगार मिलेंगे तेलंगाना वालों को ही मिलना चाहिए। इस प्रकार ये 14 अंशों में तीसरा बिंदु है। उसके बाद 14 अंश देखिए, तेलंगाना विकास के लिए तेलंगाना प्रादेशिक परिषद, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रीजनल काउंसिल की स्थापना की जाएगी। जो भी तेलंगाना राज्य मांग कर रहे हैं, इन लोगों को थोड़ा दबाव रखने के लिए या उन लोगों को थोड़ा ठंडा करने के लिए ये इस प्रकार का और एक प्रस्ताव रखे हैं, एक अंश को रखे हैं तेलंगाना विकास के लिए तेलंगाना प्रादेशिक परिषद। प्रादेशिक परिषद से तात्पर्य है इस परिषद के माध्यम से ही, इस परिषद के द्वारा से ही जितने भी कार्य करना चाहिए ये कार्य यहाँ से किया जाएगा। उसके बाद 5वां बिंदु जो है, रोजगार तथा शिक्षा में 12 साल से तेलंगाना में रहने वालों को महत्व देना चाहिए। तो इस प्रकार ये 5वां बिंदु ध्यान दीजिए। अभी हम मुल्क के नियमों से संबंधित जब हम चर्चा कर रहे थे, मुल्क के नियम क्या है, जो 15 साल से तेलंगाना में रहे उनको ज़्यादा रोजगार में या शिक्षा में महत्व देना उस समय का फरमाना का तात्पर्य है। लेकिन अभी ये इस
समय जो जेंटलमैन्स ट्रीटी में जो समझौता हुआ था उसमें 12 साल कर दिए। परीक्षार्थी इस पर ध्यान देना चाहिए कि उस समय जैसे निजाम समय में जो फरमाना जारी किए हैं उसमें 15 साल है, लेकिन यहाँ 12 साल। इस पर ध्यान देना चाहिए, थोड़ा कंफ्यूज होने का मौका भी है इधर। तो ये 12 साल जो भी तेलंगाना में रहे उनको ही शिक्षा के क्षेत्र में, अभी अभी कहे हैं हम लोग, रोजगार के क्षेत्र में उनको ज्यादा महत्व देना चाहिए। उसके बाद छठवां देखिए, 40% मंत्री पद तेलंगाना वासियों को ही देना चाहिए। मतलब जितने भी मंत्रिमंडल के मंत्री के पद हैं तो उन पदों में 40% तक ये तेलंगाना के नेताओं को या तेलंगाना में जो भी चुनाव में जीते हैं उन लोगों को मौका देने के लिए प्रस्ताव रखे हैं। और जो भी कैबिनेट से संबंधित मंत्रिमंडल होती है उस मंत्रिमंडल में जैसे मुख्य रूप से 5 या 6 कैबिनेट बराबर मंत्री होते हैं, जैसे होम मिनिस्टर कहते हैं या उसके बाद इकोनॉमिक से संबंधित मिनिस्टर होते हैं। इस तरह के मिनिस्टर्स में जो 5 या 6 होते हैं तो उनमें से कम 2 तेलंगाना वासियों को देने के लिए प्रस्ताव रखे हैं। उसके बाद हम लोग 7वां बिंदु या 7वां अंश पर ध्यान देंगे तो इस तेलंगाना राज्य में अगर मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश का है तो उप मुख्यमंत्री के रूप में तेलंगाना वासी को मौका देना चाहिए। इस प्रकार एक प्रस्ताव रखे हैं, लेकिन जितने भी प्रस्ताव इसमें 14 अंशों में अभी मैं आपके सामने 7 अंश को आपके सामने प्रस्तुत किया, लेकिन ये 7 अंशों में एक अंश भी लागू नहीं किया गया है। लेकिन इसके विरुद्ध में तेलंगाना मांग के लिए जो भी लड़ रहे थे, जितने भी जनता उसके विरोध में काम कर रहे थे, तो ये 14 अंशों में एक अंश भी लागू किया नहीं गया है। इसलिए वे लोग उस विषय में नाराज होते हुए या इनके पक्ष में जो भी कम से कम नीड्स चाहते हैं तो उसके समर्थन में ये लोग आंदोलन चलाए। उसके बाद ये तेलंगाना स्थानीय कमेटी एक मांग इस समझौते के अंदर ही लिया गया है। ये 1958 फरवरी में एक स्थानीय कमेटी की स्थापना की गई है। ये स्थानीय कमेटी ये है तेलंगाना में जो भी जमीन है, खेतीबाड़ी हो या रहने के लिए जमीन हो, ये जमीन को अगर बेचना या खरीदना चाहते हैं तो जरूर ये तेलंगाना स्थायी कमेटी का परमिशन लेना होता है। इसकी अनुमति से ही हम ये जमीन बेचना या खरीदना होता है। तो उसके बाद इसी के अंतर्गत ये जो कमीशन बनाया गया है, कमीशन की अनुमति से ही जमीन खरीदना या बेचना होता है। लेकिन इस कमीशन में जितने भी सदस्य या अध्यक्ष थे उनकी अनुमति के बिना कई आंध्र प्रदेश से अमीर लोग आकर यहाँ का जमीन खरीद कर और कम रुपए में लाखों एकड़ जमीन खरीदा गया है। और इसके विरुद्ध में जनता में बहुत ये आंदोलन के रूप में या आक्रोश कह सकते हैं, इसको विरोधी कह सकते हैं, इस तरह के चीज़ों से संबंधित वे लोग खड़े उठे हैं। उसके बाद हम और एक नज़र डालते हैं 1969 या 1969 तेलंगाना आंदोलन से संबंधित एक नज़र डालेंगे। यहाँ ये 1969 तेलंगाना आंदोलन जो है, सबसे पहले कोत्तगूडम थर्मल कारखाना स्थापना की गई है। उस थर्मल पावर कारखाने में कई लोगों को रोजगार के रूप में लिया गया है। उस रोजगार में तेलंगाना से संबंधित जितने भी कर्मचारी हैं उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है और आंध्रा के जो भी कर्मचारी है उनको ज़्यादातर महत्व दिया गया है।
तेलंगाना वालों को दबाव दिए हैं और जो भी वेतन मिलता है उस वेतन में समानता नहीं है। आंध्रा से जो भी कर्मचारी है उनको ज़्यादा वेतन दिया जाता है और ये तेलंगाना से संबंधित जितने भी कर्मचारी हैं उनको कम वेतन दिया जाता था। इसलिए इस वेतन के विरुद्ध में ये 1969 तेलंगाना आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद अगला बिंदु पर ध्यान देंगे, यह खम्मम के पालवंचा में रविंद्रनाथ नाम से एक विद्यार्थी था, छात्र। सबसे पहले इन्होंने इस आंदोलन को खम्मम से शुरू किया और वे अनशन शुरू किया। तो ये अनशन जो है पत्र पत्रिकाओं में फैल गया। पूरे तेलंगाना के जो भी तेलंगाना अलग राज्य समर्थक थे, वे समर्थक इस रविंद्रनाथ विद्यार्थी को समर्थन करते हुए और रविंद्रनाथ की तरह आंदोलन चलाने के लिए अपने अपने क्षेत्रीय स्थानों में आंदोलन शुरू किए और ये देखते देखते पूरे तेलंगाना में फैल गया और बड़े बड़े नेता लोग भी इसमें शामिल हुए। ब्रह्मानंद रेड्डी के मंत्रिमंडल में ये प्रसारण मंत्री के रूप में श्री कोंडा लक्ष्मण बापू जी हैं। हम जानते हैं कोंडा लक्ष्मण बापू जी बहुत मशहूर व्यक्ति हैं। इन्होंने कोंडा लक्ष्मण बापू जी ये स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिए और इस तेलंगाना आंदोलन में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। अपनी मंत्री पद के लिए इस्तीफा देकर ये तेलंगाना आंदोलन में, जैसे ये हमारे रविंद्रनाथ विद्यार्थी जो आंदोलन शुरू किया तो उसको समर्थन करते हुए आगे बढ़ते हुए इन्होंने आया, अपना हाथ बटाया उसमें। और एक बिंदु है, इस विद्यार्थी से प्रेरित होकर कई लोग, अभी अभी बताया था मैं, रास्ता रोको किए, हड़ताल किए, जुलूस निकाले, अपना अपना जो भी विरोधी भाव है, ये तेलंगाना अलग राज्य का मांग जो है, उस मांग को वे लोग अपने अपने कई माध्यमों से व्यक्त करके अपनी असंतुष्टि को व्यक्त किए थे। उसके बाद हम एक नज़र डालेंगे कोंडा लक्ष्मण बापू जी की ओर, क्योंकि ये हमारे तेलंगाना आंदोलन में एक अत्यंत प्रमुख व्यक्ति रहे। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत परिचय पर ध्यान दिया तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इनसे संबंधित कुछ व्यक्तिगत चीज़ों से या अलग जीवन से संबंधित या आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। क्योंकि तेलंगाना आंदोलन में कई लोग भाग लिए हैं, तो महान महान विभूषी रहे इसमें, तो उनके बारे में और एक कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल ये हम तेलंगाना राज्य अलग से बन गया, उस पर हम चर्चा करेंगे आज। तो इसमें कोंडा लक्ष्मण बापू जी से संबंधित व्यक्तिगत परिचय देंगे। इनका जन्म 27 सितंबर 1915 में हुआ था इनका जन्म, और इनका जन्म स्थान है आदिलाबाद के वांगखिड़ी गांव है। तो ये वांगखिड़ी गांव में जन्म लेने के बाद इन्होंने प्राथमिक रूप से या माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद फिर हैदराबाद चले गए। हैदराबाद जाने के बाद ये वकालत की शिक्षा प्राप्त की हैदराबाद से। उसके बाद वकालत में बहुत कई प्रकार के कानून के बारे में परिचित हुए इनको। उसके बाद ये आंदोलन में भाग लिए, जनता को प्रेरित किए। उसके बाद हैदराबाद में आए थे। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ था स्वतंत्रता आंदोलन के समय में, उस समय इन्होंने अपना कर्णधार रहे, प्रमुख भूमिका निभाई इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के समय में। उसके बाद 1949 में इनको पद्मशाली, ये एक तेलंगाना से संबंधित कम्युनिटी है, पद्मशाली नामक। ये कम्युनिटी से संबंधित एक धर्मशाला की स्थापना शुरू की गई है और ये स्थापना का शुरुआत इन्होंने ही किया है हैदराबाद में। कभी कभी पूछा जा सकता है प्रश्न में 1949 में पद्मशाली धर्मशाला को किसने स्थापना की, किसने शुरुआत की, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। उसमें तेलंगाना आंदोलन में जितने भी भाग लिए हैं उन लोगों का विकल्प दिया जाता है, तो हम इस पर ध्यान देना अत्यंत उचित है। उसके बाद 1960 दामोदर संजीवయ్య की मंत्रिमंडल में हथकरघा और लघु कारखाने और
आबकारी शाखा के मंत्री रहे इन्होंने। तो ये 3 प्रकार के मंत्री पद इन्होंने निभाए। उसके बाद हम और एक नजर डालेंगे 8 सूत्रीय योजना पर। ये 8 सूत्रीय योजना क्या है? हमें अभी अभी देखे हैं, तेलंगाना आंदोलन शुरू हुआ। शुरू होने के बाद यहाँ ये तेलंगाना जनता को कमजोर करने के लिए या तेलंगाना जनता जो मांग कर रही है उसको थोड़ा दबाव डालने के लिए जेंटलमैन्स एग्रीमेंट जो भी है उसमें जो भी 14 अंश है उसको वे लोग सामने लाए। फिर उसके बाद उसमें एक भी अंश लागू नहीं हुआ। फिर उसके स्थान पर और एक योजना लाए। ये योजना वही है 8 सूत्रीय योजना। 8 सूत्रीय योजना में कुछ अंश रखे गए हैं। इन अंशों को तेलंगाना क्षेत्र में या तेलंगाना जनता पर लागू करेंगे कहकर कुछ अंशों को प्रस्ताव रखे हैं। उसमें पहला बिंदु है तेलंगाना में बचे आय के लिए एक आयोग की स्थापना की जाएगी। मतलब इससे पहले चर्चा की हम लोग, तेलंगाना में जो भी आय मिलता है इस आय में आंध्र प्रदेश में खर्च करके या आंध्र प्रदेश में विकास के लिए खर्च किया जाता था। और यहाँ तेलंगाना के जितने भी क्षेत्र हैं तो वहाँ विकास करने में उतना ध्यान नहीं दिए उस समय के नेता लोग। इसलिए उस प्रस्ताव को सामने रखने के लिए, उस प्रस्ताव को कमजोर करने के लिए ये पहला बिंदु रखे गए हैं। और दूसरा बिंदु है तेलंगाना को जो आय मिलता था उसको वापस लाना। अभी इतने साल से जो 8 सूत्रीय योजना तक जितने भी आय तेलंगाना का आंध्र प्रदेश में खर्च करके आंध्र प्रदेश में विकास के लिए खर्च किया गया है उसको वापस लाने के लिए भी एक प्रस्ताव रखे हैं। ये कहाँ तक लागू होगा ये बाद की बात है, लेकिन ये लोग जनता को थोड़ा तसल्ली मिलने के लिए, उन लोगों की दिमाग को ठंडी करने के लिए ये लोग इस प्रकार के एक एक अंश को सामने लाए हैं। उसके बाद तीसरा अंश है तेलंगाना स्थानीय परिषद नाम से एक आयोग की स्थापना की जाएगी। इसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे। उसके बाद चौथा अंश है तेलंगाना के पंचवर्षीय योजनाओं के लिए आयोग की स्थापना। फिर और एक अंश को सामने लाए, तेलंगाना के लिए अलग से पंचवर्षीय योजना लागू करने के लिए मांग रखी गई है या प्रस्ताव रखा गया है। तो इस प्रकार और एक 5वां पॉइंट है, इस योजना के सदस्यों को पूरे अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन जितने भी सदस्य को रखे हैं इसमें सदस्यों को पूरा अधिकार दिया जाएगा कहकर प्रस्तावना रखे हैं इस 8 सूत्रीय योजना में जी। उसके बाद 6वां पॉइंट है तेलंगाना में रोजगार सिर्फ तेलंगाना वासियों को दिए जाएंगे। फिर वही बात को दोहराया गया है इसमें, जैसे जेंटलमैन्स एग्रीमेंट में जो भी कहा गया है तो उस प्रकार उसमें वो जो लागू नहीं हुआ है फिर उसी बात को लेकर, उसी अंश को लेकर इसमें भी रखा गया है। 7वां है सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं का हल करना। जैसे तेलंगाना क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र हैं उसमें जितने भी सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी कई समस्याएं हैं। इससे पहले हम देखें वेतन के रूप में तेलंगाना वासियों को कम और आंध्रा वालों को ज्यादा दिया जाता था, ऐसा हम चर्चा किए। उस समस्या को सामने लाए तेलंगाना जनता या कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी लोग। तो उस समस्या को दूर करने के लिए ये लोग प्रस्ताव रखे कि ये हल किया जाएगा। उसके बाद तेलंगाना विकास के लिए केंद्र सरकार अलग ध्यान देगी और केंद्र सरकार के तरफ से भी तेलंगाना में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को, तेलंगाना के जितने भी क्षेत्र हैं उन समस्याओं को विकास करेंगे हम, उन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देंगे कहकर केंद्र सरकार के तरफ से भी एक प्रस्ताव रखा गया है। उसके बाद ये लोग ये 8
सूत्रीय योजना भी लागू नहीं हुआ। फिर उसके बाद लागू ना होने के बाद फिर जियो 36। हेलो, एक मिनट सर, हमें कोई मतलब सब्जेक्ट से संबंधित कोई ये है दुविधा, मतलब डाउट्स हैं, वो पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते सर। हेलो 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 हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। नमस्ते सर। मेरा एक संदेह है। मेरा नाम रजिता। जी, आपका नाम क्या है जी? रजिता सर। रजिता, हाँ, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हनुमकोंडा से बात कर रही हाँ हूँ जी, सर। हाँ जी, बोलिए मैम। सर, पेपर सिर्फ हिंदी में आती है और अंग्रेजी में भी आती है। अच्छा, और दूसरा कुछ? सर दूसरा कोई सवाल है आपका? दूसरा, आप जो बताए हैं 15 साल और 12 साल जो जी। मुल्की के बारे में, हाँ, मुझे हाँ। समझ में नहीं आए। 15 साल क्या है, 12 साल क्या है, दोनों का जरा विस्तार से बताइए। जी, तो रजिता जी हनुमकोंडा से बात कर रही हैं। उनका कहना है कि ये जो प्राथमिक परीक्षाएं हैं होने वाली हैं 14 को, तो उसका जो माध्यम है केवल हिंदी रहेगा या फिर हिंदी अंग्रेजी बाइलैंग्वेल? इनका पहला सवाल है। और दूसरा सवाल जो है मुल्की और नॉन मुल्की का जो हमने प्रस्ताव बताया था, उसमें जो 15 साल और 12 साल का जो हम लोग जिक्र किया था, उसमें थोड़े से कंफ्यूजन हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो आप थोड़ा सा उसको सविस्तार से बता दें। ठीक है। जो इस परीक्षा के लिए सिलेबस निर्धारित किया गया है, उस सिलेबस में ऑलरेडी आप कार्यक्रम के शुरुआत में ही बता दिए हैं कि इसमें 3 इकाइयां हैं जी। 3 प्रकार, 3 भाग हैं इसमें जी। जी। तो अंतिम भाग जो है हमारे हिंदी, अभी जो मैडम कह रही थी कि अंग्रेजी में होगी या हिंदी में जी। जो जनरल इंग्लिश बेसिक रूप में जो हमको सिलेबस में दिया गया है, उसको छोड़ के बाकी जो सिलेबस है 2 विभाग है। हाँ, हिंदी माध्यम से ही प्रश्न पत्र होंगे जी। क्योंकि अलग से फिर अंग्रेजी देने का प्रस्ताव हमको नहीं दिया गया है जी। इसलिए ये हिंदी माध्यम से ही प्रश्न पत्र आएंगे जी। और बेसिक प्रोफिशिएंसी जो अंग्रेजी से संबंधित चैप्टर है जी, वो चैप्टर में जरूर हमको अंग्रेजी में ही प्रश्न आएंगे जी। और दूसरा प्रश्न उनका मुल्की से संबंधित था। हाँ, मैं ऑलरेडी जिक्र किया था इससे पहले मुल्की से संबंधित। फिर एक बार मैं दोहराऊंगा उसको। मुल्की के नियम 1990 में जो निजाम शासक था, निजाम नवाब, एक कानून लाए थे। वो कानून के अनुसार क्या है, उस समय ध्यान दीजिएगा, 15 साल से जो तेलंगाना राज्य में रहने वाले व्यक्ति या रहने वाली जनता जो भी हैं, तो इस मुल्क के जी, मुल्की मतलब कुछ नहीं है, मुल्क मतलब यहाँ पैदा होके यहाँ मूल निवासी बस जी। तो इस मुल्क के जो भी हैं वो मुल्की कहेंगे जी। तो वो शिक्षा के क्षेत्र में या रोजगार के क्षेत्र में उसको महत्व दियागा और वो ही योग्य व्यक्ति है लिए उस रोजगार के लिए जी। उसके बाद फिर हम जब ये चर्चा कर रहे थे, कहाँ 8वीं सूची या उससे पहले जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के संदर्भ में जी। तो उस समय वो 15 साल को ना लेते हुए 12 साल से जो भी तेलंगाना क्षेत्र में या तेलंगाना प्रांत में रहते हैं, उन लोगों को महत्व देते हुए उनको शिक्षा में और रोजगार में अलग रूप से या प्रत्येक दृष्टि में उनको महत्व दिया जाएगा, ऐसा कहा है मैंने जी। तो मैं समझता हूँ रजिता जी, आपको आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा कि जो तीसरा भाग है इसमें प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का, बेसिक इंग्लिश का, वो छोड़कर बाकी अन्य जो 2 भाग हैं वो हिंदी में ही रहेंगे। और जैसे कि आपने नॉन मुल्की और मुल्की की बात कही थी, जो निजाम का शासनकाल था उसमें 15 साल के जो यहाँ के हैं उनको ये किया गया था, और 12 साल तक जो रेसिडेंशियल थे उनको थोड़ा सा कम करके ये जेंटलमैन्स एग्रीमेंट में था। ठीक है, धन्यवाद रजिता जी। हमें दूसरा एक और कॉल है। हेलो हेलो, नमस्ते जी। हाँ मैम बोलिए, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजकुमारी है जी। मैम आप कहाँ से बात कर रही हैं? वारंगल से बात कर रही हूँ। हाँ जी बोलिए। मेरा 2 प्रश्न है जी। हाँ मैम बोलिए। तेलंगाना बनाने के लिए कई कमेटियों की नियुक्ति हुई ना? हाँ जी, हाँ जी। उन कमेटियों का नाम और उस अवधि? जी,
उनको దాన్ని డీల్ చేసిన అతను దాన్ని అపాయింట్ చేసిన అతను सॉरी मैम अपॉइंट उस कमेटी को कौन नियुक्त किया है, हाँ, हाँ, हाँ. उस कमेटी का अध्यक्ष कौन है, ओके उनका पूरा विवरण होना चाहिए जी। जी 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 और उसके साथ साथ हाँ. हमारे तेलंगाना में इस उद्यम में जी जो कोई कई लोगों को कुछ नाम दिए, जैसे तेलंगाना बाबू ऐसे नाम दिए ना, उपनाम दिए, जी जी उनके बारे में भी जरा बताइए ना जी। जी मैम, तो राजकुमारी जी वरंगल से बात कर रही हैं। उनका कहना है, पूछना है कि तेलंगाना के जो अलग सा राज्य बनाने के लिए जो प्रस्ताव था उसके लिए कई कमिटियों की नियुक्ति की गई थी, ठीक है, तो उसको किसने नियुक्ति की और उसके अध्यक्ष कौन थे, ये इसकी सविस्तर जानकारी ये जानना चाहती हैं। और साथ साथ जो दूसरा प्रश्न वे पूछ रही हैं, उनका कहना है कि जो तेलंगाना में जितने भी विभूति थे, महान विभूतियां, तो उन्हें कुछ उपनाम से भी जाना जाता था, तो क्या इसकी जानकारी हम उन तक पहुंचा पाएंगे? हाँ जी बिल्कुल। तो इस तेलंगाना आंदोलन से संबंधित हम जो चर्चा कर रहे हैं, तेलंगाना राज्य अलग बनने तक, मतलब 2014 2014 तक जो भी ये आंदोलन चला उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इन कमेटियों के प्रस्ताव अगर करना है, अगर इसके बारे में चर्चा करना है, तो हमको मुख्य रूप से अत्यंत 3 कमेटियां सामने आएंगे। एक ललित कुमार कमेटी, उसके बाद वरिष्ठ भार्गव कमेटी, उसके बाद कैलाशनाथ वांचू कमेटी, इस प्रकार 3 कमेटियां हैं। और इसके बारे में हम और एक कार्यक्रम रखेंगे, क्योंकि आंदोलन से मैं शुरुआत में ही कहा था कि पहले जो पड़ाव है उस पड़ाव के बारे में चर्चा नहीं है। और ये जो निजाम शासन था, शासन काल से लेकर हम जो शुरू किए हैं 1953 तक, और एक कार्यक्रम रहेंगे, उसमें ये जो भी महान विभूति रहे हैं तो उनके उपनाम और उनके जीवन काल पूरा आपको विस्तार से उसमें बता देंगे। अभी हम इसमें आंदोलन के मतलब अलग राज्य बनने का जो चर्चा चल रही है, हाँ, तो इसमें है, तो हम वो प्रस्ताव उस कार्यक्रम में कर देंगे। तो उसके लिए आपको अलग से प्रश्न आपको दिखाने के लिए कुछ अलग से प्रश्न भी पुराने प्रश्न पत्रों में पूछे गए प्रश्न पत्रों को भी हमको आपको सामने प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि हमको कम समय मिला और इस समय में हिंदी माध्यम में किताबें उपलब्ध बहुत कम है। आपकी समस्या सबकी है समस्या, तो इसलिए हम तेलुगु मातृभाषी है, इसलिए इसको थोड़ा विस्तार से मानक हिंदी में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आप जो कहे हैं मैं समझ गया उस बात को, उस कार्यक्रम में इस तरह का प्रश्न का जो जवाब है जरूर देंगे हम लोग। तो बाकी ये जो 3 मुख्य कमेटियां हैं, तो कमेटियों से संबंधित भी हम विस्तार से जैसे कार्यक्रम के अंतिम रूप में उसको प्रश्न के रूप में, चाहे ये जोड़ियां भी होते हैं, इससे पहले ये हाँ, तो उसमें पूछा गया है परीक्षा में, तो उस तरह जोड़ियां भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। समय के अभाव से हम लोग उस तरह के मॉडल प्रश्न बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करने में थोड़ा समय नहीं मिला। जी, तो मैम हेलो, हाँ, तो कहने का उद्देश्य है कि ललित कमेटी से लेकर के श्री कृष्ण कमेटी तक के जितने भी कमिटीज बनाए गए थे तेलंगाना अलग से राज्य स्थापित करने के लिए, तो उन सब से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो अगली कड़ी में हम लोग प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे शुरुआत में कहा गया था हिंदी माध्यम में पहले ही जो मटेरियल है वो मिल नहीं पा रहा है, तो जो कुछ भी हमारे साथ उपलब्ध था उसे भाषांतर करके मतलब तर्जुमा करके जो यहाँ तक लाने की कोशिश की जा रही है। इसमें मराठी का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो 8 सूत्रीय योजना है, इसमें हम एक के बारे में चर्चा किए हैं। तेलंगाना विकास के लिए केंद्र सरकार की तरफ से अलग ध्यान दी जाएगी। उसके बाद ये 8 सूत्रीय योजना उतना जो भी अंश है, जैसे हम जेंटलमैन समझौता जो है उसमें जो अंश बताया गया है 14 अंश, वो भी लागू नहीं हुआ। और 8 सूत्रीय योजना अभी हम जो 8 चर्चा किए हैं, इन योजनाओं में जो भी अंश या बिंदु आपके सामने प्रस्तुत किए हैं तो वो भी लागू नहीं हुआ। लागू ना होने के बाद फिर ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार
फिर और एक गवर्नमेंट ऑर्डर सामने लाया है ये तेलंगाना जनता के सामने। वो जीवो नंबर 36 है। ये जीवो नंबर के अनुसार जो प्रवासी मुल्क या मुल्की है, प्रवासी मुल्की मतलब तेलंगाना से बाहर का जो भी व्यक्ति है, अगर रोजगार में आना चाहता है तो रोजगार में नियुक्त होने से पहले उस कर्मचारी ये लिखकर देना है कि मैं नौकरी के लिए मतलब जब चाहते तब अपने मुल्क में जाने के लिए मैं मंजूर हूं करके वो लिखकर देना पड़ता है। इस प्रकार कई चीज़ों को ये तेलंगाना जनता को कमज़ोर करने के लिए सामने लाया गया है। उसके बाद सामान्य चुनाव आए हैं 1971 में। ये सामान्य चुनाव आने के बाद तेलंगाना प्रजा समिति नाम से एक पार्टी है तेलंगाना की। ये पार्टी वाले 14 लोकसभा स्थानों में 10 लोकसभा के स्थान जीत गए हैं। तो ये जीतने के बाद वे लोग केंद्र सरकार के लोग समझे, केंद्र सरकार समझी कि ये आगे चलकर बहुत दूर तक जाएगा और ये अत्यंत कठिन होगा आगे चलकर सरकार चलाना, सोचकर वे लोग इस पंचवर्षीय सूत्र योजना शुरू करने के लिए प्रस्ताव रखे हैं। उसके बाद मर्री चन्ना रेड्डी अध्यक्षता में तेलंगाना प्रजा समिति इन चुनावों में बहुत स्थान जीत गए हैं। उसके बाद कासु ब्रह्मानंद रेड्डी को हटाकर तेलंगाना वासी पीवी नरसिम्हा राव को ये तेलंगाना मुख्यमंत्री के रूप में उस सिंहासन पर रखे हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी जी इस समझौते को लेकर तेलंगाना प्रजा समिति को कांग्रेस में मिलाने के लिए उनसे कहा और जब ये तेलंगाना प्रजा समिति इंदिरा गांधी जी कहने के बाद कांग्रेस पार्टी में मिलाया था, तो मिलाने के बाद वो जो तेलंगाना आंदोलन जो है वो कमजोर हुआ। उसके बाद कई पत्रिकाओं में ये जो घटना है, ये 8 सूत्री योजना के बाद इस घटना को लेकर उसके बाद जो मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री को हटाकर पीवी नरसिम्हा राव को रखे हैं। उसके बाद ये जो इंदिरा गांधी कहने पर इस पार्टी को, तेलंगाना प्रजा समिति पार्टी को उसमें कांग्रेस में मिलाने का जो भी संदर्भ है, इन संदर्भ को लेकर उस समय की पत्रिकाओं में कई समाचार आए हैं। जैसे उन समाचार पत्रों में कई समाचार पत्र हैं, जैसे दी हिंदू है और दक्कन क्रॉनिकल है, हिंदुस्तान टाइम्स है। ये ज़्यादातर ये पत्रिकाएं समर्थन किए हैं। सिर्फ एक पत्रिका ऐसी है वो इसके खिलाफ थे, जी विरोध किया। जो हिंदुस्तान टाइम्स जो है इस घटना को जो कांग्रेस में मिला है तेलंगाना समिति पार्टी को, तो उसको विरोध करते हुए यह हिंदुस्तान टाइम्स पत्रिका विरोध किया। इसके रूप में इस संदर्भ में प्रश्न आ सकता है परीक्षाओं में, जैसे अन्य पत्रिकाएं समर्थन किए लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स जो है इसका विरोध किया है। इसलिए ये प्रश्न ये बन सकता है कि किस पत्रिका ने ये तेलंगाना समिति पार्टी को कांग्रेस में मिलाने के बाद विरोध किया अपने समाचार पत्र में। फिर हम अगले बिंदु पर जाएंगे। नेक्स्ट, इस प्रकार विरोध आने के बाद फिर 8 सूत्री योजना के बाद फिर तेलंगाना जनता के सामने और एक योजना सामने लाए केंद्र सरकार। ये इसमें कुछ 6 अंश है, इसलिए इसको 6 सूत्री योजना कहते हैं। जी। पहले हम बात किए हैं 8 सूत्रीय योजना, उसके बाद ये सामने लाए हैं। पहला अंश है राज्य स्तरीय योजना और पिछड़े हुए प्रांत के लिए आयोग। मतलब तेलंगाना राज्य जो है, इस राज्य के स्तर पर एक योजना बनाया जाएगा। इस योजना में तेलंगाना क्षेत्र में जो भी पिछड़ा हुआ प्रांत है या इलाका है, उस इलाके के लिए अलग से आयोग बनाया जाएगा
करके एक अंश को इसमें जोड़ दिया गया है। उसके बाद दूसरा अंश है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। जी हम शुरू से ही चर्चा कर रहे थे सिर्फ शिक्षा और रोजगार को लेकर। जी तो शिक्षा को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव सामने लाया कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हैदराबाद में की जाएगी। तो वो हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय अभी हम देख सकते हैं हैदराबाद में, जो कि हाँ, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता तो है। उसकी स्थापना इसी छह संदर्भ सूत्री में, कार्य के हाँ, 6 सूत्रीय योजना के संदर्भ में स्थापना किया गया है। और यहाँ भी प्रश्न बन सकता है जी किस विश्वविद्यालय 6 सूत्रीय योजना के अंतर्गत स्थापना किया गया है। तेलंगाना राज्य। हाँ। ओके उसके बाद तेलंगाना विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय किस सूत्रीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया है। जी जी तो हमको 3 या 4 सूत्रीय योजनाएं सामने हैं, जी। इसलिए सही विकल्प पर चयन करते समय थोड़ा चीजों को गहन अध्ययन करने से हम आसानी से हम विकल्प को चयन कर सकते हैं। जरूर। उस पर छोटे छोटे चीजों पर ध्यान देते हुए पढ़ना है आपको। जी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गैर राजपत्रित, इसको नॉन गेजेटेड कहते हैं। जी जैसे पारिभाषिक शब्दावली पर ध्यान देने के लिए शुरुआत में कहे हैं कही हम गई लोग, थी जी तो उसको नॉन गेजेटेड ही कहते हैं। हाँ तो उसको गैर राजपत्रित और असिस्टेंट सर्जन रोजगार में स्थानीय लोगों को महत्व दिया जाएगा। जी तो सिर्फ 2 रोजगार को लेकर ही यहाँ प्रस्ताव किया गया है इस योजना में। तो इसको लेकर भी प्रश्न बन सकता है किन रोजगारों को लेकर 6 सूत्रीय योजना में प्रस्ताव किया गया है। जी तो किन रोजगार के अंतर्गत लोगों को महत्व दिया जाता है, इस प्रकार प्रश्न बन सकता है। इस संदर्भ में आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये 6 सूत्रीय योजना के बाद और एक अंश पर हम ध्यान देंगे, 610 सरकारी आदेश। ये सबसे पहले 610 110 सरकारी आदेश हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। और हम जब तेलंगाना आंदोलन चल रहा था उस समय भी तेलुगु में कहते हैं बार बार लोग 610 जीवो 610 जीवो। तो उस संदर्भ में कई लोगों को मालूम नहीं है कि ये 610 सरकारी आदेश क्या है, गवर्नमेंट ऑर्डर क्या है। तो ये सरकारी आदेश जब एन.टी. रामाराव के समय में बनाया गया आदेश है जी 1983 31 मार्च को बनाया गया है। जी तो इसके अनुसार आंध्र के जो भी रोजगार में नौकरी करने वाले लोग हैं तो उन लोगों को निकालकर उनके स्थान पर तेलंगाना जनता को नियुक्त करने के लिए प्रस्ताव किया गया है। ये गवर्नमेंट ऑर्डर लाया गया है। जी ये सरकारी आदेश को लाया है, लेकिन ये आदेश जो है 89 तक सरकारी कार्यालय जैसे मंत्रिमंडल से संबंधित जो भी हम कार्यालय कहते हैं, पेशी कहते हैं, उस पेशी में ही रहा ये सरकारी आदेश। इसको आगे नहीं बढ़ाया गया है। और ये दूसरा बिंदु पर ध्यान दीजिए, कई सरकार बनी, कब ये एन.टी. रामाराव गवर्नमेंट के बाद भी कई सरकार बनी है, कोई भी सरकार ये 610 सरकारी आदेश पर ध्यान नहीं दिए। और ये ध्यान नहीं देना तेलंगाना जनता के मन में बहुत नाराज की बात हो गई या उसको विरोध करने लगे ये इसमें। उसके बाद हम चर्चा करेंगे ये तेलंगाना आंदोलन चलाने में कई लोग ये अंतिम रूप से अपना हाथ बटाए या अपना भूमिका निभाई। तो उनमें कालोजी नारायण राव एक महान विभूति हैं। तो इनका समय 1914 टू 2000। तो इनका पूरा नाम पर ध्यान दीजिए एक बार, इससे प्रश्न भी बन सकता है, बहुत लंबा नाम है। तो आगे पीछे करके विकल्प देकर भी ध्यान दिया जाता है उस पर। रघुवीर नारायण लक्ष्मीकांत श्रीनिवास राव राम राजा कालोजी नारायण राव, ये इनका पूरा नाम है। उसके बाद इनका जन्म सन
9 सितंबर 1914 1914 इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान है कर्नाटक में एक गांव है रट्टेहल्ली नाम से, तो कन्नड़ भाषा की शब्द है ये। जी। तो कर्नाटक में इनका जन्म हुआ। इनकी रचनाओं पर ध्यान दीजिए, क्योंकि परसों जो परीक्षा हुआ प्रिलिमिनरी से संबंधित, इस परीक्षा में भी एक रचना के बारे में पूछा गया है। जी। तो इस प्रकार, इसलिए इसको हम उदाहरण के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इनकी रचनाओं पर ध्यान देंगे तो अंगा कथलु, कालोजी कथलु और पार्थिव व्यायाम, जी। ना गोडवा, जी। जीवन गीतालु, तेलंगाना उद्यम कवितलु आदि इनकी रचनाएं हैं। जी। तो इनकी मृत्यु जो है 2002 मतलब 2002 में हुई इनकी मृत्यु। उसके बाद ये जब नया राज्य 2014 में बन गया था ये तेलंगाना, तो बनने के बाद जो नई सरकार बनी है, तो इनके जन्म दिवस पर एक दिवस मनाने के लिए, मतलब तेलंगाना भाषा दिवस कहते हैं। जी। जी। तो तेलंगाना में भी तेलुगु बोली जाती है, जी। लेकिन तेलंगाना भाषा दिवस, इसको हम कैसे समझना चाहिए? बोली के रूप में समझना चाहिए। मतलब एक तेलुगु में अगर आप शब्द लेंगे इसका मांडलिकम कहते हैं, तो तेलंगाना में जो भाषा बोली जाती है, अंग्रेजी में डायलेक्ट कहेंगे। जी। तो इस प्रकार ये बोली के रूप में, मतलब तेलंगाना का अलग बोली है जी। तेलुगु भाषा में, तेलुगु क्षेत्र में। तो इसलिए उसको दोहराते हुए, मतलब उसको उसके याद में तेलंगाना भाषा दिवस हर साल मनाया जा रहा है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना जो आंदोलन चला रहे हैं, इसमें दूसरा पड़ाव है। ये दूसरा पड़ाव में हम ये जो हम अभी तक आंदोलन देखें, ये जो थोड़ा कमजोर हुआ, धीमी स्थिति में चली गई। उसके बाद ये आंदोलन में कई लोग अपना हाथ बढ़ाए। और इसमें ध्यान दीजिएगा 1991 में तेलंगाना स्टूडेंट फ्रंट नाम से उस्मानिया विश्वविद्यालय में एक स्टूडेंट फ्रंट शुरू हुआ। उसके बाद 1992 में केवी श्रीनिवास राव के मार्गदर्शन में तेलंगाना इंजीनियर संस्था की स्थापना की गई है। उसके बाद इस तरह आप लोग ध्यान देंगे तो 1997 और 98 में कई प्रकार के घटनाएं घटी और आंदोलन चलाए। अंतिम रूप से हमको तेलंगाना राज्य समिति के द्वारा हम तेलंगाना राज्य अलग से बनाया गया है। तो राज्य की स्थापना अगर हम देखेंगे 2 जून 2014 के लिए, इस प्रकार भारत गणराज्य में ये बनाया गया है लोग 2014 में। जी। तो जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि समय अभाव है और स्टडी मटेरियल भी हमारे पास कम है, फिर भी जितना मतलब हो सके उतना छात्रों तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये हिंदी का पहला कार्यक्रम है इस मना टीवी के माध्यम से, तो मैं सबसे पहले हिंदी भाषी के सभी छात्र मतलब परीक्षार्थियों की ओर से और मेरी व्यक्तिगत तौर से मना टीवी के संयोजकों का मैं हृदय से आभारी हूँ। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये पहला प्रयास है, इसलिए इसकी जो त्रुटियां हैं उसका हम आने वाली कड़ियों में सुधार करेंगे। स्वागत है आपकी सभी सूचनाओं और निवेदनों का। जरूर, हम मना टीवी वेबसाइट में भी आप लोग फीडबैक दे सकते हैं। और जो प्रश्न पूछे गए थे उन पर भी हम लोग विशेष ध्यान करने की कोशिश करेंगे। जो इसमें कमियां हैं और आगे चलकर कार्यक्रमों में हम उसको दूर करेंगे। और आपके सामने जो भी है अच्छा सामग्री आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए कोशिश जारी रहेगी। इसके लिए मना टीवी वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।